उपस्थित हैं श्रीमान डॉक्टर रामविलास मिश्रा सर। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं फैजाबाद के, और हमारे गोला लखीमपुर खीरी के गौरव हैं। और पूरे आपने पूरे विश्व में विभिन्न कंट्रीज में जाकर के बच्चों को मैथमेटिक्स के बारे में बताया है। पूरे विश्व में लगभग 60 कंट्रीज़ में आपने विजिट करके और मैथमेटिक्स का ज्ञान का आदान प्रदान किया है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम आपसे वार्ता कर पा रहे हैं। तो मोहम्मद जी, ये पहला कहाँ से है, मैक्सिमम किस कंट्री में आपका ज़्यादा रहना हुआ? जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस एक प्रोग्राम है, एकेडमिक प्रोग्राम जर्मनी का। हर वर्ष भारत से 10 अध्यापक वहाँ की स्कॉलरशिप पाकर जाते हैं। 1972 में पूरे भारत के सभी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों में से गणित विषय के लिए केवल मेरा चयन किया गया था। उसके बाद जैसे कहते हैं कि गेटवे टू इंडिया, मेरा विदेश जाना वहाँ से प्रारंभ हुआ। 16 महीने मैं जर्मनी में रहा, जर्मन भाषा सीखी 4 महीने और 12 महीने रिसर्च किया बॉन यूनिवर्सिटी बॉन में, जो कि उस समय पश्चिम जर्मनी की राजधानी थी। अब दोनों जर्मनी यूनाइटेड हैं और उनकी राजधानी बर्लिन शहर में है। बर्लिन शहर मैंने विजिट किया था जनवरी 1973 में। उसके बाद 1976 में इटली देश के तुरीन विश्वविद्यालय तुरीन में मुझे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में 1 वर्ष के लिए आमंत्रित किया गया नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ इटली के द्वारा। यद्यपि जब मैं जर्मनी में था तो पहली यात्रा तुरीन यूनिवर्सिटी की, जब बॉन से ट्यूरिन तक की थी। उस समय 1 सप्ताह तुरीन में रुककर गणित पर लेक्चर्स दिए थे, और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत 76 में दोबारा वहाँ गए, 14 महीने रुका। उसके बाद अनेकों बार तुरीन यूनिवर्सिटी और इटली के अन्य यूनिवर्सिटीज़, त्रिएस्ते विश्वविद्यालय, त्रिएस्ते नगर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स फाउंडेड बाय नोबेल लॉरेट प्रोफेसर अब्दुल सलाम, मिलान यूनिवर्सिटी, पादोवा विश्वविद्यालय इत्यादि में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में और गणित पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। हंगरी देश के विश्वविद्यालय सोप्रोन नगर में स्थित विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रियन बॉर्डर पर है, और दोबारा हंगरी देश की राजधानी बुदापेस्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1979 में भाग लेने का अनुभव प्राप्त हुआ। पूरे भारतवर्ष से मुझे अकेले आमंत्रित किया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में पोलैंड देश के रोकला सबसे पहले तोरून विश्वविद्यालय गया दिसंबर 1986 में। और इसके पहले जर्मनी की तीसरी यात्रा हुई थी जुलाई 1996 में, थोड़ा भूलने लगा, जुलाई 1996 में जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लाउसथाल की यात्रा हुई थी। उस समय भारत से 5 या 6 वैज्ञानिक आमंत्रित किए गए थे, जिनमें एक मैं भी था। मेरे लिए बड़ा
परीक्षा की घड़ी थी कि मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था 2 दिन पहले 10 जून 1996 को, और मेरा कार्यक्रम जर्मनी जाने का पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुका था। विभिन्न स्रोतों से धन भी ले रखा था उस यात्रा के लिए। मन में विचार आया कि मेरे पिता ने सबसे बड़ी साधना जिसकी की वो उनका अपना पेशा था। यदि मैं इस क्षण अपने पेशे में मन लगाकर और यात्रा को अधूरी छोड़ देता हूँ तो हो सकता है इससे उनकी आत्मा को दुख पहुँचे। इसलिए 10 जून 1996 को उनका देहावसान हुआ। 11 जून 96 को उनका दाह संस्कार मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राकेश से करवाया, और 12 जून को जबकि उनकी चिता पूर्ण तरीके से जलकर शांत नहीं हुई थी, मैं वहीं से यात्रा पर निकल पड़ा और मैं जर्मनी चला गया। यद्यपि वहाँ जाकर मैं बीमार पड़ा और फिर 2 हफ्ते की 3 सप्ताह तक वहाँ के हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा। खैर, अब तक विश्व के 24 विश्वविद्यालयों में गणित का शिक्षण कार्य कर चुका हूँ। लगाकर दक्षिण अमेरिका के देश गयाना से ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में पापुआ न्यू गिनी देश के 2 विश्वविद्यालयों में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ PNG यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ले शहर में स्थित है, और दूसरी डिवाइन वर्ड यूनिवर्सिटी मडंग नगर में स्थित है। इन 2 विश्वविद्यालयों में पापुआ न्यू गिनी में शिक्षण कार्य किया। दक्षिण कोरिया में इंचियोन नगर स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में गणित का प्रोफेसर था। अरब के अनेकों देशों में 1982 से जाना प्रारंभ किया था। भारत सरकार के डिप्टेशन पर हम 2 अध्यापक प्रयाग विश्वविद्यालय से अदन विश्वविद्यालय गए थे, जिनमें दूसरा मेरा अपना एक विद्यार्थी था। 2 वर्ष उन दिनों अदन दक्षिण यमन देश की राजधानी होती थी। कालांतर में दक्षिण यमन उत्तरी यमन के साथ मिलकर संयुक्त देश बनाए, जिसकी राजधानी अब उत्तरी यमन की राजधानी सान्ना नगर में स्थित है। इसके बाद सलाहुद्दीन यूनिवर्सिटी अरबिल इराक में प्रोफेसर नियुक्त हुआ। 1986 में वहाँ गया, और इधर निकट के वर्षों में 2017 में इराक के उसी नगर में स्थित एक अन्य विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ कुर्दिस्तान हेउलर एट एरबिल में गणित विभाग का हेड रहा। 2018 में उसी नगर में स्थित लेबनीज फ्रेंच यूनिवर्सिटी में भी गणित का प्रोफेसर रहा, और इसके पूर्व जैसा मैंने बताया दक्षिण अमेरिका के कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना, जिसको पहले ब्रिटिश गयाना कहा जाता था, वहाँ भारतीय मूल के अनेकों व्यक्ति रहते हैं। उन दिनों उन्हीं की सरकार थी। तो गयाना विश्वविद्यालय में 2004 से
2006 तक गणित विषय का विभागाध्यक्ष रहा। विज्ञान संकाय और टेक्निकल फैकल्टी, इंजीनियरिंग फैकल्टी दोनों में गणित का अध्यापन करता रहा। इस तरीके से अनेकों विश्वविद्यालयों में गणित का प्रचार प्रसार किया। लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालय में रहकर जो विधाएं सीखी थीं उनका विस्तार विश्व के अनेकों देशों में कर चुका हूँ। और जिस प्रकार युद्ध भूमि में सैनिक की इच्छा होती है कि वो युद्ध भूमि में सो जाए और वीर गति को प्राप्त हो, और मैं भी एक किसान का बालक हूँ और उस जागरूक किसान ने अपने प्राणों की आहुति अपनी युद्ध भूमि में दी थी। खेत जुतवाते हुए मेरे पिता ने जाना स्वीकार किया। मैं अपनी कक्षा में सो जाऊं, इससे बड़ी वीरगति मुझे नहीं मिलेगी। धन्यवाद। जी मामा जी, जैसे ये कहते हैं कि जीरो की खोज हमारे भारत ने की है, तो मामा जी क्या इसका भी आपने इतनी कंट्रीज में दौरा किया, तो क्या इसका भी कहीं आपको देखने को मिला कि वास्तव में इस इन्वेंशन के हम हकदार हैं? भारत को इस नज़र से अन्य जगहों पे क्या देखा जाता है? देखिए, संख्याएं और उनकी जानकारी बड़ी प्राचीन है। जब मानव जाति पढ़ना लिखना नहीं जानती रही होगी, तब भी उन्होंने किसी रूप में संख्याओं का प्रयोग प्रारंभ किया था। जैसे पाश्चात्य देशों के लोग ये मानते हैं कि जो नोमड्स यानी भेड़ बकरियां पालने वाले ट्राइबल लोग थे, उनकी जब एक भेड़ अंदर जाती थी तो एक पत्थर का टुकड़ा वो रख लेते थे, फिर जब दूसरी भेड़ अंदर उनके बाड़े में आ गई तो दूसरा टुकड़ा रख लिया, और इस प्रकार से वो जानते थे कि कितनी भेड़ें उनके पास थीं, जिनमें से कितनी भेड़ें अंदर आ चुकी हैं अथवा कोई कहीं बाहर तो नहीं रह गई। चूँकि उन संख्याओं को अब कोई स्वरूप देना था, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान और स्थानांतरण सुगम बन सके, इसके लिए लेखन शैली का आविष्कार करना था कि जिससे कुछ लिखा जा सके और वो कालांतर में कालजयी बन जाए। तो इसी प्रकार, और चूँकि भारत बहुत पहले भी विकसित था, यहाँ पर तो ज्ञान के भंडार थे। कुछ समय ऐसा आया जब विदेशियों ने यहाँ शासन किया, हमारे ज्ञान की वृद्धि उस तीव्रता से नहीं हो पाई। पर जैसे ग्रामीण अंचल के लोग ये जानते हैं कि जब एक घास दूब होती है, संस्कृत में उसे दूर्बा कहते हैं, और सारी सनातन धर्म की पूजाओं में दूब का बड़ा विशिष्ट महत्व है, तो वो दूब की खास बात ये होती है कि अगर 10 वर्ष भी पानी न बरसे तो ऊपर की घास तो सूख जाएगी, पर उसकी जड़ कहीं न कहीं उसमें नमी बनी रहती है, और जब भी 10 बूंदें उस पर मिल जाएंगी तो वो जड़ फिर से हरी पत्तियां देना शुरू कर देगी। तो इसी भांति जो भारत का संचित किया हुआ ज्ञान था, जब सुविधाएं मिली और उचित प्रकार से उनका विस्तार हुआ, तो अचानक एक विस्फोट की तरीके से जो हमारी परंपराएं थीं, जो ज्ञान था,
वो फिर से प्रस्फुटित हो पड़ा। तो जीरो के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि जैसे जीरो अथवा शून्य, इसका कॉन्सेप्ट तो था और सभी जानते थे, किंतु उसको सिंबॉलिकल भाषा, संकेतों में कैसे लिखा जाए, तो वह उसका स्वरूप भारतीय मनीषियों ने दिया। संभवतः प्राचीन भारत के गणितज्ञों जिनके नामों की अधिक चर्चा है, उनमें उज्जैनी स्कूल में ब्रह्मगुप्त नाम के गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, संभवतः कर्नाटक में पैदा हुए थे, श्रीधराचार्य, माधवाचार्य इत्यादि अनेकों गणितज्ञ दक्षिण भारत में दिए। श्रीनिवास रामानुजन तो 20वीं सदी की देन थे। तो उस प्राचीन परंपरा में संभव है कि ब्रह्मगुप्त ने अथवा उनके भी पहले किसी मनीषी ने शून्य को एक सांकेतिक रूप में, जिस तरीके से आज लिखा जाता है, वो चिन्ह या सिंबल वो भारतीय मनीषियों ने दिया। और रोमन साम्राज्य के विद्वान वो ऑर्डिनल नंबर्स जानते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इत्यादि, और उनके लिए जो उन्होंने सिंबल्स डेवलप किए थे, तो जैसे रोमन सिंबल्स कहते हैं कि एक वर्टिकल स्ट्रोक, एक डंडा बना दिया तो उससे वो फर्स्ट कहते हैं, फिर 2 बना दिए तो सेकंड हो गया इत्यादि। तो लेकिन भारत के मनीषियों ने जो न्यूमेरल सिस्टम के सिंबल्स थे सांकेतिक, तो 0 से 9 तक यह 10 संकेत दिए, और फिर दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते हुए दहाई इकाई के एक स्थान बाईं ओर, जिसे दहाई कहा गया, और दोनों अंकों के बाईं फिर से लिखा जाए तो सैकड़ा कहा गया। तो यह पद्धति भारतीय मनीषियों ने किया, जो कि बड़ी सुगम भी बनी। भारत के मनीषियों से अरबों ने पाया, और चूंकि अरब के भी पश्चिम में जाएं तब यूरोप आता है, तो अरबों से वो विधाएं यूरोप तक पहुंची। इसलिए यूरोप के विद्वानों ने ऐसा समझा कि ये नंबर्स अरबों ने दिए हैं, इसलिए यूरोप के वासियों ने उन्हें अरबिक नंबर्स कहा। यद्यपि वो अरबिक नंबर्स भारतीय मनीषियों ने दिया था, पर आज विश्व उन्हें अरबिक नंबर्स, न्यूमरल्स के नाम से जानता है। ये सही है कि अरब में भी बहुत अनेकों उच्च कोटि के विद्वान हुए, और यहाँ तक कि उमर खयाम, जिसे जाना जाता है, वो मशहूर हुआ रुबाइयात, फारसी भाषा में शेर व शायरी, जिसका नाम रुबाइयात दिया गया, वो लिखकर उसे अधिक प्रसिद्धि मिली, पर मूलतः वो गणितज्ञ था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उमर खयाम एक गणितज्ञ था। इसी तरीके से ग्रीस देश के अनेकों विद्वान मैथमेटिशियंस ऐसे हुए हैं कि जिनको गणित में उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी दर्शन शास्त्र में मिली। जैसे अरस्तु, एरिस्टोटिल, जिसको अरस्तु कहा जाता है, पाइथागोरस, अपोलोनियस, ऐसे बहुत से नाम हैं ग्रीक विद्वानों के, जो प्रारंभ में गणितज्ञ थे, बाद में कालांतर में वो उनको ख्याति मिली दर्शन शास्त्र। इसी तरीके से एक नाम भारतीय मनीषी का है, डॉक्टर डी कोसांबी, संभवतः कर्नाटक अथवा महाराष्ट्र के
वहाँ उस स्थान पर वहाँ जन्म हुआ होगा। पूरा नाम इस समय मुझे विस्मृत हो रहा है, दामोदर दास कोसाम्बी या ऐसा कुछ मिलता जुलता था। पेरिस विश्वविद्यालय से डीएससी गणित में करके आए थे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जो गणित का एक उप विषय है। और फ्रेंच भाषाओं में उनके शोध पत्र प्रकाशित हुए थे 20वीं सदी के प्रारंभ काल में। कालांतर में वो अधिक ख्याति पाए भारतीय दर्शन में, और उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में प्रोफेसर रहे। फिलोसफर्स, भारतीय फिलोसफर्स मानते हैं कि वो स्वयं एक फिलोसफर थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मूलतः वो एक गणितज्ञ थे, और वो भी डिफरेंशियल ज्योमेटर थे। ऐसे अनेकों नाम हैं, मेरे अनेकों लेख हैं। अभी एक भाषण मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में दिया था। उसमें भी मूलतः स्टैटिस्टिक्स के बारे में वो लेख था, किंतु जब तक गणित नहीं होगी, संख्या नहीं होगी, तो सांख्यिकी कहाँ से बनेगी। इसलिए ये आवश्यक हुआ कि उसमें गणित के और गणित के इतिहास के बारे में पहले बताया जाए। यह लेख अभी मैंने इंटरनेट पर नहीं पोस्ट किया है, पर इच्छा है कि इसे मैं इंटरनेट पर पोस्ट कर दूं, जिससे अधिक लोग इसे पढ़कर लाभान्वित हों। अब तक मैंने लगभग 45 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें 16 पुस्तकें जर्मनी के एक प्रकाशक ने प्रकाशित की हैं, 12 पुस्तकें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पास एक प्रकाशक ने प्रकाशित कुछ कर चुका है, कुछ अभी प्रेस में है। इस समय ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे उनका प्रकाशन कार्य भी बाधित हुआ है। निकट भविष्य में वो सभी 12 पुस्तकें जल्दी विश्व को प्राप्त होंगी। इसके पहले भारत में भी 8 पुस्तकों की रचना की थी, और अब अनेकों पुस्तकें लिखकर छपवाने के बजाय डायरेक्ट इंटरनेट पर पोस्ट कर दे रहे हैं। तो अब तक 20 गणित की पाठ्य पुस्तकें, 6 गणित के शब्दकोश, 6 वॉल्यूम्स में गणित के शब्दकोश, और 6 शोध स्तर की पुस्तकें पूर्ण कर पाया। इसके अतिरिक्त लगभग अनेकों पुस्तकें जनरल टॉपिक्स पर हैं, जिनमें सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक पूरे विश्व में पढ़ी जा रही है, वो है ब्राह्मण लीडर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एट प्रयाग, जहाँ मैंने 40 वर्ष अपनी युवावस्था के दिए, तो मन में भाव आया कि प्रयाग से जुड़े हुए समस्त सफल ब्राह्मणों का इतिहास लिखा जाए। वो मैंने वैदिक काल से प्रारंभ कर ऋषि भरद्वाज, दुर्वासा ऋषि, याज्ञवल्क्य इत्यादि से प्रारंभ कर आधुनिक युग के हर उस ब्राह्मण नाम का उस पुस्तक में उल्लेख है, जिसने किसी भी क्षेत्र में कोई विलक्षण अचीवमेंट किया हो। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज पुनः कहा जाने लगा है, वहाँ स्थित हाई कोर्ट में अब तक
लगभग 150 ब्राह्मण ऑनरेबल जजेस बन चुके हैं। उनमें से एक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग तक पहुंच सके। प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी अवश्य रहे, किंतु उनका प्रयाग से कोई एसोसिएशन नहीं था। किंतु डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक प्रयाग से निकलकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक गए। अन्य और पदों पर भी वो रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के भी संभवतः वो जज रहे इत्यादि। एक से एक महान विद्वान प्रयाग विश्वविद्यालय में रहे। पुस्तक लिखते लिखते विचार भी बदलते गए। अंतिम अध्याय उसमें उन सभी विद्वानों के नामों को समेटता है जो भले ही जन्मना ब्राह्मण न रहे हों पर कर्मणा ब्राह्मण रहे। मुझे लगा कि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा यदि प्रयाग के 2 महारथी वैज्ञानिकों के नाम अपनी पुस्तक में न समा पाया, जिनमें एक थे केमिस्ट्री के उद्भट विद्वान प्रोफेसर नील रत्न धर, जिनको विश्व की 29 यूनिवर्सिटीज ने ऑनोरिस काजा मानद DSc की उपाधि प्रदान की थी। मैंने अपनी आँखों से देखा है, जनवरी 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जमीन तक झुककर डॉक्टर नील रत्न धर जी का दोनों हाथों से चरण स्पर्श किया था। नील रत्न धर जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। बर्लिन जर्मनी से DSc करके आए थे और प्रयाग विश्वविद्यालय से सेवा प्रारंभ की और पूरे जीवन भर वहीं अध्यापक रहे। अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पर बहुत बड़ा शीलाधर रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयाग में बनाया। इतने सरल स्वभाव वाले प्रोफेसर, जिनके ओवरकोट में कई 10 बजे रात्रि में जब सड़ी गली सब्जी दिखती थी, वो वृद्ध रिक्शे पर बैठकर उस सड़ी गली सब्जी को खरीदता था, लेकिन अपना समस्त धन वो अपने बनाए हुए शोध इंस्टीट्यूट और यहाँ तक कि कलकत्ता के जिस हॉस्पिटल में उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उस कैंसर इंस्टीट्यूट को भी उन्होंने बहुत बड़ी राशि उपलब्ध कराई। डॉक्टर मेघनाथ साहा, फिजिक्स के उद्भट विद्वान, जवाहरलाल जी से उनकी अक्सर नोकझोंक होती थी। डॉक्टर मेघनाथ साहा रिटायरमेंट के बाद कलकत्ता नगर से पार्लियामेंट का चुनाव जीत कर आए, लेकिन किन्हीं कारणों से जवाहरलाल जी से उनका मत वैभिन्न बढ़ता गया और फिर अंत में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कहा कि ये स्थान मेरे लिए नहीं है। संभवतः 6 बार डॉक्टर मेघनाथ साहा और डॉक्टर नील रत्न धर दोनों के नाम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रेकमेंड किए गए। वो पारितोषिक उन्हें प्राप्त तो न हो सका, किंतु वो इसके हकदार अवश्य थे। ऐसे अनेकों उद्भट विद्वानों के नाम हैं जो मेरी पुस्तक के अंतिम अध्याय में संजोए गए हैं।
यूँ तो मंगल पांडे जी का शायद प्रयाग विश्वविद्यालय अथवा प्रयाग नगर से कोई सीधा संबंध न रहा होगा, किंतु जब चर्चा ब्राह्मणों की हो तो फिर मंगल पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद को भी नहीं भुलाया जा सकता। और चंद्रशेखर आज़ाद ने तो अपना जीवन ही प्रयाग में त्यागा था। तो क्रांतिकारी अन्य अनेकों क्षेत्रों के सज्जनों का भी इस पुस्तक में उल्लेख आता है। और चूंकि इसका शीर्षक ब्राह्मण शब्द से प्रारंभ होता है, पता नहीं उस भाव से अथवा तिरस्कार की हे दृष्टि के भाव से पूरा विश्व इस पुस्तक को इंटरनेट पर खोज चुका है। यहाँ तक कि अरब देशों में भी, पाकिस्तान तक में इस पुस्तक को खोला गया। ये सूचना मुझे इंटरनेट पर वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। ऐसे अनेकों पुस्तकें जनरल टॉपिक्स पर, माय टीचर्स, गाइड्स एंड मेंटर्स, मेरे प्राथमिक विद्यालय से लगाकर शोध और उसके आगे तक भी जिन जिन अध्यापकों के ज्ञान को मैं पा सका, उन सब का समावेश इस पुस्तक में किया है। माय टीचर्स, गाइड्स एंड मेंटर्स। एक अति प्रिय साथी का देहावसान हुआ था अभी निकट के वर्षों में। तो पहले तो उस पर आबिचुरी नोट लिखा और उस नोट को लिखते लिखते मुझे लगा कि प्रयाग विश्वविद्यालय के अनेकों महारथियों, मनीषियों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए उन सबको अमर किया जाए। प्रयाग विश्वविद्यालय और उससे जुड़े हुए संबद्ध डिग्री कॉलेजेस में विश्वविद्यालय के स्थापना वर्ष 1885 से लगाकर 1985 तक, जब तक मैं प्रयाग विश्वविद्यालय का अध्यापक रहा, गणित विषय के जितने भी अध्यापक वहाँ नियुक्त हुए, उन सबको भी अमर करने का प्रयास किया। पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स एट प्रयाग, ये एक बड़ी सी पुस्तक लिखकर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। अपने पिता का जीवन वृत्त तो लिख चुका था 2015 में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। उसके बाद जिस गांव में जन्म लिया, सिमरई के हर प्राणी, हर पशु पक्षी और पेड़ जिनकी कभी चर्चाएं सुनी थी, उन सबको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। एक प्रकार से सिमरई एनसाइक्लोपीडिया बन गई। मैं तो पूरे गांव का फर्स्ट साइंस ग्रेजुएट हूँ और चतुर्थ ग्रेजुएट हूँ, किंतु अब तक लगभग 100 से भी अधिक ग्रेजुएट्स इस गांव से निकल चुके हैं। जो जो नाम मुझे मिल सके उन सब का उल्लेख सिमरई की पुस्तक में किया गया है। बाद में विचार आया कि अब संबंधियों की ओर बढ़ा जाए। तो जितने रिश्तेदार, उनमें से एक मेरे समक्ष बैठे भी हुए हैं, श्री सर्वेश जी, सारे संबंधियों पर भी पुस्तक लिखी और उसका शीर्षक है संबंधी जन। ये हिंदी में पुस्तक है जो इंटरनेट पर लिखकर पोस्ट कर दिया है। अपना ननिहाल पक्ष, ससुराल पक्ष
पिता का ननिहाल पक्ष, मेरे वंश के कुछ अन्य संबंधियों के संबंधी इत्यादि जितने जितने भी दूर तक संबंधी मिले, उन सब की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। इसके बाद जिस नगर में मैंने अध्ययन किया 6 वर्ष तक, तो गोला गोकर्णनाथ के भी भूले बिसरे अनेकों नाम अभी भी मुझे याद हैं और उन सबको अमर करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ जानकारी अधूरी थी, इसलिए अब इस पुस्तक को अभी इंटरनेट पर पोस्ट नहीं कर पाया हूँ, पर अब जल्द ही इस पुस्तक को भी इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा। उसका शीर्षक है कोई याद इन्हें भी कर ले, गोला के लाल। कैसा सुखद संयोग है कि एक महान विभूति जिसने गोला में हिंदुस्तान शुगर मिल्स की स्थापना की थी, कभी उनका मैंने दर्शन भी किया था 1962 जुलाई में। श्री रामेश्वर प्रसाद नेवटिया, उनका चित्र और उनका संक्षिप्त विवरण भी मुझे इंटरनेट पर प्राप्त हो गया। इस तरीके से गोला से निकले हुए विद्वानों, व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, अध्यापकों इत्यादि का इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। ईश्वर की कृपा है कि अब तक मैं अपने भूले बिसरे 150 से भी अधिक सहपाठियों के नाम स्मरण कर पाया, जिनमें से अब बहुत ही थोड़े अब जीवित बचे होंगे। अभी कुछ वर्ष पूर्व गोला में पूर्व छात्र मिलन नाम का एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया था। अपने 2 अध्यापकों का भी सम्मान किया था। संभवतः वो तिथि 16 किसी मास में 2013 वर्ष में किसी महीने की 16 तारीख थी। इधर लिखते लिखते अनायास उन्नाव की धरती से निकले हुए अनेकों मनीषियों के नाम भी मन में यदा कदा कौंधते रहे। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का तो दर्शन मैंने नहीं किया था, यद्यपि वो प्रयाग में अनेकों वर्ष रहे और वहीं उनका जीवन समाप्त हुआ। वो उन्नाव जिले में पैदा हुए थे। इसी प्रकार वहाँ से निकले एक बड़े सफल राजनीतिज्ञ पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, जो कि कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, उनका मैंने कभी दर्शन किया था जबलपुर में। तो इच्छा हुई कि चंद्रशेखर आजाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राव रामचंद्र बख्श सिंह, जिनका खजाना अभी कुछ वर्ष पूर्व खोज निकालने का असफल प्रयास किया गया था, ऐसे अनेकों महारथियों जो कि उन्नाव की भूमि से संबद्ध रहे, उन पर भी एक पुस्तक लिखी। कुछ सूचनाएं अभी पानी बाकी थी, इस वजह से उस पुस्तक को भी इंटरनेट पर अभी पोस्ट नहीं कर पाया है। उस पुस्तक का शीर्षक रखा उन्नाव की उर्वरा माटी से उपजे अनमोल रतन। कैसा सुखद संयोग है कि मेरे गणित विषय के शोध निर्देशक, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की,
प्रोफेसर रत्न शंकर मिश्र जी का भी जन्म उन्नाव जनपद में अजगैन स्थित नगर में हुआ था और उनका जन्म शताब्दी वर्ष अभी पूर्ण हुआ है। तो इस पुस्तक की रचना उनके जन्म शताब्दी वर्ष में प्रारंभ की थी, जो किन्हीं कारणों से अभी अपूर्ण रह गई, पर अब निकट भविष्य में इसे भी इंटरनेट पर पोस्ट कर देंगे। इसी संदर्भ में एक नाम और उभर कर आता है। अब वो नाम गोला की पुण्य भूमि से भी जुड़ा हुआ है। मेरे बचपन में गोला गोकर्णनाथ के चैती मेले में एक नर्तकी उन्नाव क्षेत्र की ओर से आती थी। उनका नाम गुलाब जान था। वो पद्मश्री से भी विभूषित हुई और बाद में उन्होंने अपनी स्वयं की नौटंकी बनाई थी और गुलाब बाई की नौटंकी गोला के क्षेत्र में बड़े चाव से देखी जाती थी। उस नर्तकी के चरित्र से भी मैं प्रभावित हुआ। यद्यपि उनका जन्म उन्नाव जनपद में नहीं हुआ था, पर उन्नाव और कानपुर दोनों नगरों के बीच से गंगा बहती है और गंगा के उस पार कानपुर में गुलाबबाई अनेकों वर्षों तक रहीं। इसलिए मैंने गुलाबबाई को भी उन्नाव की भूमि से जोड़ने का प्रयास किया है। ये बड़ा दुखद है कि जिस उन्नाव की धरती ने अनेकों युग पुरुष दिए, वहाँ का वातावरण इस समय बहुत विषाक्त हो गया है। इच्छा है कि वो पुण्य भूमि अपने खोए हुए प्रताप को पुनः प्राप्त कर सके। धन्यवाद। मामा जी, जैसे आपने गणित के क्षेत्र में बहुत कार्य किया, पूरे विश्व में गए और साहित्य के क्षेत्र में आपने बहुत कार्य किया, समाज से भी आपका लगाव बहुत ही आपने अनुभव बताए, तो लगा कि इतना ज़्यादा लगाव नहीं हो पाएगा। कुछ तो ऊपर से कंबल ले आओ, थोड़ा उठा दो। नहीं काला नहीं लगेगा, कर पूरा खोल दो, पूरा खोल के डाल। चल गया ऐसे डाल। तो मामा जी बस दो शब्द में ये लास्ट कंक्लूड कर दे। ये 2 बार आपने चुनाव भी, राजनीति के क्षेत्र में भी आपने कार्य किया, तो ये कैसा अनुभव रहा और क्या 2 शब्द इसके बारे में, आगे क्या? चुनाव में प्रतिभागिता करने का कोई विचार तो नहीं था और इसीलिए शायद मुझे सफलता नहीं मिली। पर जब मैंने देखा कि ग्रामीण अंचल से निकलकर हर व्यक्ति को रोजी रोटी के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो मुझे लगा कि यदि राजनीति में कोई पहुंच बनाई जाए तो इनके मैं अधिक कार्य आ सकता हूँ, इनके काम आ सकता हूँ। इस प्रयास को लेकर मैंने युवावस्था में पहला चुनाव 1980 में कंटेस्ट किया था। 10 प्रतिभागियों में मैं चौथे सर्वाधिक मत बटोर सका। यद्यपि मेरे साधनों की संख्या बड़ी सीमित थी और संसदीय क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ से लगाकर गंगा की धार फर्रुखाबाद जिले तक फैला हुआ था।
काफ़ी अथक प्रयास किए। एक विधानसभा क्षेत्र पूरा अछूता रह गया था। 52 नाम की विधानसभा क्षेत्र में मैं प्रवेश नहीं कर पाया था। बाकी 4 विधानसभाओं में धुआंधार गति से प्रचार किया, किंतु सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात 1991 में लखीमपुर खीरी जनपद से संसदीय चुनाव में प्रतिभागिता की। दुख इस बात का नहीं है कि मुझे सफलता नहीं मिली, किंतु इस बात का अवश्य है कि जो भी जनमानस यहाँ से चुनकर संसद भेजे जाते रहे, उन्होंने कोई अविस्मरणीय उपलब्धि नहीं कर पाई। शायद लखीमपुर खीरी जनपद से अब तक सफल अथवा असफल, किंतु स्टेट्समैन मेरे विचार से अभी तक एक ही व्यक्ति बन सका। संसद तो वो नहीं पहुंच सके, पर पंडित बंशीधर मिश्र बड़े ख्यात प्राप्त और सुलझे हुए व्यक्ति इस जनपद के थे। प्रादेशिक स्तर पर एक बार वन मंत्री भी बन सके थे। एक दूसरे पंडित बंशीधर शुक्ल भी इस जनपद में एक बार विधानसभा सदस्य रहे, और वो मूलतः किसान एवं अवधी भाषा के कवि थे। उनकी उल्लेखनीय प्रगति मैंने उन दोनों राजनीतिज्ञों का दर्शन किया। पंडित बंशीधर शुक्ल वो एक त्यागी पुरुष थे। उन दिनों 1957 से 1962 के मध्य विधानसभा सदस्यों को मात्र 250 रुपये ऑनरेरियम मिलता था, भत्ता। उन्होंने उसको भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने देश सेवा की थी, कोई नौकरी करने के लिए नहीं, और मैं मूलतः एक किसान हूँ। मैं इस धन को उत्तर प्रदेश सरकार को ही दान कर देता हूँ। खैर, मेरा प्रयास ये था कि मैं अगर संसद तक पहुँचता हूँ तो संभवतः जनपद की शैक्षणिक प्रगति और आर्थिक प्रगति में कुछ अपना योगदान कर सकूँगा। लगभग 4-5 जनपदों में अभी भी कोई विश्वविद्यालय नहीं है। न लखीमपुर खीरी, न सीतापुर, न हरदोई, शाहजहानपुर इत्यादि 4-5 जनपद लखीमपुर और इसके आसपास के अभी पीलीभीत में भी नहीं, बहराइच में भी नहीं, अभी कोई विश्वविद्यालय नहीं। जब किसी क्षेत्र का कोई प्रभावी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उस क्षेत्र का विकास होता है। इसी एक मिशन को लेकर मैंने प्रयास किया था। नहीं सफल हुआ, इसका कोई दुख नहीं, क्योंकि ईश्वर का विधान है। वो मुझे कहीं अन्यत्र ले जाना चाहता था, और उसकी मर्जी के विपरीत सफलता नहीं मिल सकती। मेरे पिता ने बहुत दिनों तक एक राज मुझसे छिपाए रखा। 1973 में जब मैं जर्मनी से वापस स्वदेश आया और पिता की इच्छा थी कि गांव में एक भवन का निर्माण हो,
एक दिन दुखी होकर बोले कि जैसे सभी लोग ग्रामीण अंचल से निकलकर नगर चले जाते हैं, तुम भी प्रयागवासी बन चुके हो। भरद्वाज बाबा ने तुम्हें दिया था और अपने पास बुला लिया। तुम्हारा मकान प्रयाग में बन चुका है, अब तुम गांव का मकान नहीं बनवाओगे। तो पिता के सोच के अनुसार, चूंकि ऋषि भरद्वाज स्वयं में एक कुलपति थे, जब रामचंद्र जी उनके आश्रम गए हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि 10,000 विद्यार्थी ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। कौन जाने कि उनके प्रसाद के रूप में मुझे किस प्रकार ये जीवन मिला। तो ये जीवन मैंने गणित की सेवा करने में व्यतीत किया, यही मेरी उपलब्धि है। धन्यवाद। धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत ही आपका जीवन हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। और ये गोला और लखीमपुर सदैव आप गौरव करेगा पूरा जिला। और आप एक जो व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने हैं, वही सबसे ऊपर है और हम लोगों के लिए हमेशा आप प्रेरणा स्रोत रहेंगे। धन्यवाद। एक वाक्य अंतिम तौर पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस जनपद ने अभी तक 3 कुलपति दिए हैं, जिनमें मैं दूसरे स्थान पर हूँ और जीवित कुलपतियों में वरिष्ठतम हूँ। प्रथम कुलपति डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लखीमपुर नगर के पास महेवा ग्राम में जन्मे थे। प्रयाग विश्वविद्यालय में आचार्य बने थे संस्कृत विषय के, और वहाँ डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तक पहुँचे थे। उनके सहपाठी, प्रयाग में कभी उनके सहपाठी रहे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो द्वारका प्रसाद जी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को प्रयाग से लगभग 64 वर्ष की आयु में रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर, जो कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ के प्रथम कुलपति के पद पर उन्हें सुशोभित किया। कालांतर में 1972 में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना पुनः 1 वर्ष के लिए कार्यवाहक कुलपति प्रयाग विश्वविद्यालय के भी बने थे। उन्हीं के नाम को उलट पलट दीजिए तो BR सक्सेना के बजाय RB मिश्र भी, अर्थात मैं अवध विश्वविद्यालय का 47 वर्ष की आयु में कुलपति पद तक पहुंच चुका था। इस वर्तमान समय में भी लखीमपुर जनपद को ये गौरव मिला कि बिजवा के मूल से निकले हुए प्रोफेसर मनोज कुमार दीक्षित जी भी अवध विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं। इसी प्रकार सीतापुर जनपद से भी अभी तक 3 स्थायी कुलपति एवं 1 कार्यवाहक कुलपति भी प्राप्त हुए। प्रथम मेरे दूर के संबंधी प्रोफेसर अमरेश्वर अवस्थी जी जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी अभी निकट के वर्षों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति तक पहुँचे। एक नाम और मैं भूल रहा हूँ, यो तो सिंधौली के पास के प्रोफेसर मगध विश्वविद्यालय में कार्यवाहक कुलपति रहे थे
डॉक्टर सिंह थे, अभी मैं उनका नाम विस्मृत कर रहा हूँ, और एक नाम कोई और होना चाहिए, इस समय याद नहीं आ रहा। संभवतः 3 कुलपति स्थायी तौर पर और एक कार्यवाहक डॉक्टर सिंह सिलहौली क्षेत्र के रहे थे। इसी तरीके से हरदोई जनपद को भी ये गौरव मिल सका है। संभवतः वहाँ से प्रथम कुलपति प्रोफेसर रामचरण मेहरोत्रा निकले, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने और प्रयाग विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के आचार्य थे। एक बार उनका भी दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। एक डॉक्टर अस्थाना हरदोई जनपद में जन्मे सागर विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति रहे थे। और एक नाम संभवतः और, हाँ, एक डॉक्टर वाजपेयी, जिनके पिता कभी हरदोई जिले में जन्मे होंगे, वो मध्य प्रदेश में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रेवा के कुलपति बने। IAS अधिकारी रहे डॉक्टर अशोक वाजपेयी के पूर्वज भी हरदोई जनपद से निकलकर मध्य प्रदेश में बसे और डॉक्टर अशोक वाजपेयी वर्धा स्थित हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे IAS से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात। इसी प्रकार हरदोई जनपद में जन्मे एक सज्जन जो बाद में पद्मश्री से भी विभूषित हुए, वो दिल्ली स्थित NCERT के डायरेक्टर रहे। अभी उनका नाम विस्मृत है, वो अभी जीवित हैं। और इन सज्जन ने प्रयाग विश्वविद्यालय से ही फिजिक्स में MSc की उपाधि प्राप्त की थी। आपको उनका नाम याद आया? नहीं। पीलीभीत, बहराइच, शाहजहांपुर को संभवतः ये गौरव प्राप्त होना अभी बाकी है कि वहाँ से कोई कुलपति पद तक पहुँचा है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी।